नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के अंत और उसके आफ्टरमैथ के असर। एक जर्नी जिसमें जंग का एंड से लेकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल, रशियन रेवोल्यूशन और फाइनली उनका यूरोप पर इम्पैक्ट देखेंगे। ये सब इतने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनका असर आज तक हमारे मॉडर्न वर्ल्ड पर पड़ता है। दोस्तों, नवंबर 11, 1918 वो दिन था जब वर्ल्ड वॉर वन के एंड की शुरुआत हुई। ये था आर्मिस्टिस डे, वो दिन जब अलाइड पावर्स और जर्मनी के बीच सीज फायर साइन हुआ। फ्रंट लाइंस पर जो सोल्जर्स थे उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ थी, लेकिन ये सिर्फ सीज फायर था और पीस ट्रीटी अभी साइन होना बाकी थी। लेकिन इसके साथ ही कुछ और चैलेंजेस आए। कई सोल्जर्स को शेल ब्लॉक या आज के टर्म्स में पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ। लोग फिजिकली वापस तो आए, लेकिन मेंटली वो सब पहले जैसे नहीं रहे। वर्ल्ड वॉर वन के बाद काफी नए मेंटल हेल्थ चैलेंजेस सामने आए। अब चलते हैं 1919 के पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पर, जहां एलाइड पावर्स के लीडर्स मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि जर्मनी और बाकी सेंट्रल पावर्स के साथ क्या टर्म्स होंगे। यहां साइन हुई ट्रीटी ऑफ वर्साइल और इस कॉन्फ्रेंस में 3 मेन लीडर्स थे, वुड्रो विल्सन, जॉर्ज क्लेमेंशियो और डेविड लॉयड जॉर्ज। वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स पीस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थे, लेकिन क्लेमेंशियो जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे वो चाहते थे कि जर्मनी को सीवियर पनिशमेंट मिले। ये कॉन्फ्लिक्ट के पहले ही असर दिखने लग गए थे। आखिर में ट्रीटी में हार्श टर्म्स इंक्लूड हुए। जर्मनी को ह्यूज रिपेरेशंस देने पड़े और उसके कई एरियाज भी ले लिए गए। जर्मनी के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक ह्यूमिलिएशन थी। जर्मन लोग इसे दिक्तात कहते थे क्योंकि यह उनके लिए एक इम्पोर्ट था और उनकी इकोनॉमी और मिलिट्री को वीक करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये टर्म्स ने जर्मनी में बहुत रिसेंटमेंट क्रिएट किया। हाइपर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू होने लग गए और लोग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में घिरे हुए थे। ये वो फेज था जो आगे चल के नए पॉलिटिकल मूवमेंट्स का बेस बना। लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर वन के पीस को इंश्योर करने के लिए बनाई गई थी। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सारी नेशंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेशंस और डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगी। लेकिन इसमें एक मेजर फ्लॉ था। यूनाइटेड स्टेट्स, जो इसके फाउंडर था, वो खुद ही इस लीग को ज्वाइन नहीं किया। लीग ने इनिशियली कुछ सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए, लेकिन कई मेजर क्राइसिस जैसे जापान का मंचूरिया में इन्वेजन और इटली का एबिसिनिया इन्वेजन को इफेक्टली हैंडल नहीं कर पाई। इसी वजह से लीग की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। यूरोप में इस वक्त इकोनॉमिक हार्डशिप्स और इंस्टेबिलिटी थी। फ्रांस और ब्रिटेन जहां अपने लॉसेस रिकवर कर रहे थे, वहीं जर्मनी और रशिया में पॉलिटिकल टेंशंस और नए आइडियोलॉजीज राइज हो रहे थे। इटली में फैसिज्म और जर्मनी में नाजिज्म का इमरजेंस भी इसी इंस्टेबिलिटी का पार्ट था। रशिया में सिचुएशन बहुत टेंस थी। 1917 में रशिया में बोल्शेविक्स पावर में आए और सार का रूल एंड हो गया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद रशिया में नए पॉलिसीज और नए सिस्टम्स आने लगे। यह रेवोल्यूशन व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में थी और इसका मकसद रशिया को एक सोशलिस्ट स्टेट बनाने का था। एक तरफ वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी और दूसरी तरफ रशिया में इंटरनल रेवोल्यूशन। इसी इंस्टेबिलिटी के चलते रशिया ने ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव साइन की, जो उसे वर्ल्ड वॉर वन से ऑफिशियली बाहर ले आई। लेकिन ये ट्रीटी भी कॉस्टली थी क्योंकि रशिया को अपना कई जरूरी टेरिटरीज जर्मनी को देनी पड़ी। इस ट्रीटी से रशिया की पोजीशन यूरोप में वीक हो गई और इनकी इकोनॉमी और रिसोर्सेस को और स्ट्रेन फेस करना पड़ा।
रिवॉल्यूशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के कॉम्बिनेशन ने रशिया में पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल को और इंक्रीज किया। वर्ल्ड वॉर 1 के आफ्टर मैथ में सारी कंट्रीज अपने अपने तरीके से रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ते गए और कई कंट्रीज में पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी रैपिडली चेंज हो रही थी। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पर लोग पैसे लेकर जाते लेकिन बेसिक आइटम्स तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इतना ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन और सोशल डिस्कॉन्टेंट था कि लोग नए लीडर्स और सोल्यूशंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। हिटलर और नाजी पार्टी को भी इसी वक्त में लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। इटली में मुसोलिनी का फैसिस्ट मूवमेंट और जर्मनी में हिटलर का नाजिज्म इसी अनस्टेबल सिचुएशन का रिस्पॉन्स था। ये लोग स्टेबल लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी की बात करते थे जो डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड लोगों को अपील करती थी। ये पीरियड सत्तावादी शासन का भी राइज था। कई लोगों को लगता था कि डेमोक्रेसी और लिबरल आइडियाज उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसी वजह से सत्तावाद और कट्टरवाद के आइडियाज को सपोर्ट मिलने लगा। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 का आफ्टरमाथ और ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक ऐसे लेसन के रूप में सामने आता है जो हमेशा याद रखा गया। ये लेसन था कि अगर पीस को सस्टेनेबल रखना है तो इंसाफ और इक्वालिटी भी जरूरी है। हर कंट्री को सम्मान के साथ ट्रीट करना और उन कर्तव्य और जिम्मेदारी का हिस्सा बनाना, ये फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए जरूरी है। आज हमारे पास यूनाइटेड नेशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। यूरोपियन यूनियन भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पुराने दुश्मन देश आज एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप से बंधे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के सबक का मॉडर्न रिप्रेजेंटेशंस हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के सबक को समझना हम सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक वार्निंग है एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो अवॉइड हो सकता था। हमने देखा कि पावरफुल नेशंस अगर मिलकर काम नहीं करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हर तरफ होते हैं। इसी वजह से हम आज इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। नवंबर 11 को आर्मिस्टिस डे के रूप में उन सोल्जर्स और सिविलियंस को याद किया जाता है जो वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए। पॉपी फ्लावर जो कि रिमेम्बरेंस का एक सिंबल है, हमको उन सेक्रीफाइसेस की याद दिलाता है। हर पॉपी एक सोल्जर, एक फैमिली और एक कम्युनिटी के सेक्रीफाइसेस का रिमाइंडर है। आज भी लोग यहाँ वर्ल्ड वॉर 1 के फॉलन हीरोज को याद करने आते हैं और ये मैसेज पास ऑन करते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन फिर कभी नहीं बनने देनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं बल्कि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दुनिया ने इंसानियत के बेसिक प्रिंसिपल पीस, जस्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग के मायने सीखे। हर जनरेशन के लिए ये जरूरी है कि इस लेसन्स को याद रखें और आने वाले टाइम में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी बताना और समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि अगर हम शांति और इक्वालिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं।